गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th का विषय रसायन अध्याय 2 परमाणु संरचना पढ़ेंगे। तो परमाणु संरचना वाले अध्याय में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद अपन अगले बिंदु पे आ गए जिसका नाम है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसके लिए अपन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन है कि किसी सूक्ष्म कण की, कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण हो, उसकी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की सही स्थिति तथा उसके संवेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि किसी गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग को हम p तथा उसकी स्थिति को x मान लिया जाए तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन लेस देन h/4π के बराबर होता है। डेल्टा x जहाँ पर क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है, डेल्टा p संवेग में परिवर्तन है, अनिश्चितता। और अपन किसी गतिशील सूक्ष्म कण के लिए जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अपन m वो मान लेंगे, तो m कण का द्रव्यमान होगा। डेल्टा v जो h होगा वो क्या होगा, प्लांक का स्थिरांक है, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन कक्ष और कक्षकों में अंतर। तो कक्ष किसे कहते हैं, कक्षक किसे कहते हैं, तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन, फिर इसके बाद अपन कक्ष और कक्षक में अंतर देखेंगे। तो कक्ष किसे कहते हैं, कक्ष जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्तीय क्षेत्र बोलेंगे कक्ष के लिए। कौन सा क्षेत्र, वृत्तीय क्षेत्र क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। जबकि हम कक्षक किन्हें कहते हैं, मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की केवल संभावना होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, कक्षक। मतलब कक्ष और कक्षक में इतना अंतर है कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते ही हैं, जबकि कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। क्योंकि कक्ष होते हैं KLMNOPQ मान सकते हैं, लेकिन कक्षक के कक्ष में एक उपकक्ष होता है, जबकि L में SOP 2, M में SPD, N में SPDF, मतलब ये कक्ष के उपकक्ष हैं जिन्हें हम कक्षक बोलते हैं। कक्ष के ये कक्षक हैं। तो कक्ष जो K कोष होता है ये S कक्षक यानी कि गोलाकार, तो जो कक्ष में केवल इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकता है। लेकिन अगर L कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो S में भी हो सकता है और P में भी हो सकता है। ऐसे ही M में होगा तो S में भी हो सकता है, P में या D में। तो यहाँ पर इनकी केवल संभावना बताई जाती है कि संभावना होती है कक्षकों में। तो वह किसी परमाणु के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है कक्षक कहलाते हैं। लेकिन कक्ष नहीं क्यों कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो हम कक्ष और कक्षक में अंतर में पहले तो यही डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा अपन बोलेंगे कि जो कक्ष होते हैं वो हमेशा वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं, कक्ष हमेशा वृत्ताकार होते हैं, जबकि कक्षकों की आकृतियाँ जो होती हैं एस कक्षक को छोड़कर के सभी की अलग अलग होती हैं। क्योंकि एस कक्षक केवल गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबल आकार का होता है, और जो डी कक्षक होता है डबल डंबल के आकार का होता है, और एफ कक्षक की कोई आकृति नहीं होती। इसलिए अपन बोलेंगे कक्ष में कक्ष हमेशा वृत्ताकार होते हैं, जबकि कक्षकों की आकृति एस कक्षक को छोड़कर सभी की भिन्न भिन्न होती है। जो कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो 2n² के आधार पर भरी जाती है। अगर किसी भी कक्षक में मालूम करना है n नंबर से किसी भी परमाणु को, तो अगर किसी तीसरे कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मतलब पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे मान सकते हो। तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी m में कितनी होगी, अधिकतम से अधिकतम 18 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² के आधार पर भरी जाती है। जबकि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में 6, D में 10 तथा F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो किसी भी कक्ष को उपकक्ष में 2 अधिकतम मानते हैं कि 2 अधिकतम संख्याएं होती हैं। इससे हम किसी भी कक्षकों के, इससे हमें यह ज्ञात हो जा सकता है
कक्ष से यह ज्ञात हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संवेग व स्थिति का सही निर्धारण एक साथ किया जा सकता है, अर्थात यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जबकि यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के कक्षक जो होता है अनुरूप होता है। तो ये हमारे कक्ष और कक्षक में अंतर हो गए। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वांटम संख्याओं पर। तो क्वांटम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो नाभिक के चारों ओर के जो क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो सभी कक्षक कहलाते हैं। तो इनके कक्षकों को या इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए कि उसकी आकृति कैसी है, वो कैसा है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, किस कक्ष में होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन संख्याओं, इन सभी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने जिन संख्याओं का उपयोग किया है उनको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि स्थिति, ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार व दिशा, उन्हें ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम मेन नंबर यानी कि प्रिंसिपल नंबर बोलते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और n क्या होता है? इससे संख्या का मुख्य ऊर्जा का कोष का पता चलता है कि मतलब किस कोष में है, पहले कोष में, दूसरे कोष में, तीसरे, चौथे, मतलब K, L, M, N, ये कोषों की संख्या को निर्धारित करता है, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वह संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या में बोलेंगे कि वह संख्या जो किसी मुख्य ऊर्जा कोष या स्तर को व्यक्त करती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद दूसरी क्वांटम संख्या है जिसको बोलते हैं अपन द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये द्विगंशी क्वांटम संख्याओं में इनके मान, इनके L के मान, इसको L द्वारा प्रदर्शित करते हो। L के मान निम्न मानों पर निर्भर करते हैं कक्षकों की आकृतियों के आधार पर। जैसे अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या को L द्वारा प्रदर्शित करते हो, L बराबर 0, 1, 2, 3 होता है, जबकि कक्षकों की आकृतियों में किस प्रकार चलेगा? S कक्षक के लिए इसका मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को L द्वारा प्रदर्शित करते हो। L के जो कुछ मान होते हैं वो 0, 1, 2, 3 होते हैं, जबकि इनके उपकोषों के लिए इनके मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 तथा F के लिए 3 होता है। इसके बाद अपन अगली क्वांटम संख्या पे आते हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होती है वो L के मान पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L के मान पर निर्भर करता है। अगर L का मान 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0 होगा। इसके लिए हम m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m के द्वारा। तो तीसरी क्वांटम संख्या क्या हो गई? m, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L के मान पर निर्भर करता है। चौथी क्वांटम संख्या होती है S। इस क्वांटम संख्या को बोलते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसके मान निश्चित होते हैं, इसलिए हम केवल इसको इतना ही बोलते हैं कि इसको S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है ±1/2 होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का जो घूर्णन होता है ना, जो कक्ष में या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब क्लॉकवाइज होता है तो इसका मान S का मान +1/2 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इनका जो मान होता है -1/2 होता है। तो ये है अपनी क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्या 4 हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या खत्म होने के बाद अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या है। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझने के लिए अपन को क्वांटम संख्या जरूरी थी, इसलिए अपन ने पढ़ लिया। अब अपन ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है? किसी भी परमाणु में, कोई सा भी परमाणु हो, किसी का भी 118 तत्वों में से अपन किसी का भी परमाणु का मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। 3 क्वांटम संख्याएं तो एक समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं।
अगर हम बोलते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें तो 1s²। अब सबसे पहले इनकी क्वांटम संख्याओं को चेक करें तो सबसे पहले 2 परमाणु के, किसी भी परमाणु के बोला कि किसी भी परमाणु में, तो अब हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हम मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे, n, l, m और s। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या क्या थी कि कोषों की संख्या को निर्धारित करता है, तो इसमें कोष की संख्या क्या दिख रही है 1, तो इसके लिए भी क्या होगी 1। अगर इसी प्रकार l, अब हमने l के मान पढ़े थे कि s के लिए 0 और p के लिए कितना होता है 1 और d के लिए 2, f के लिए 3, तो जी s कोष के लिए इसका मान कितना हो जाएगा 0, तो l का मान दूसरे भी इलेक्ट्रॉन के लिए 0, तो m का मान l के मान पर निर्भर करता है, तो 0 इसका, तो इसका भी 0। अब s जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसके मान 2 होते हैं, +1/2 -1/2। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है तो इसका मान +1/2 होगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होगा तो 1 -1/2 का। इसी के आधार पर हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, जबकि 3 क्वांटम संख्या तो एक समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। अब अपन आ जाते हैं कक्षकों की आकृति पर। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं कक्षकों की आकृति है क्या। तो हमने कक्षकों की आकृति में पढ़ लिया कि S कक्षक हमेशा गोलाकार होता है, P कक्षक डंबल आकार का होता है और D कक्षक डबल डंबल के आकार का होता है। S कक्षक गोलाकार होता है तो अपनी अक्षीय स्थिति पर ये दोनों तरफ से चक्रण कर सकता है, जबकि P कक्षक अपनी अक्षीय स्थिति पर 3 प्रकार का होता है, Px, Py और Pz, जबकि D कक्षक अपनी अक्षीय स्थिति पर 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले 5 प्रकारों में बोल देंगे अपन कि dxy, dyz, dzx और dx² - y² और dz², ये 5 प्रकार होगा, और जबकि F कक्षकों की कोई आकृति नहीं होती। अब इसके बाद अपन आते हैं ऑफबाउ का सिद्धांत। ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। इनमें इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। यही ऑफबाउ का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम N+L नियम भी कहते हैं। तो ऑफबाउ का सिद्धांत क्या होगा कि ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इस नियम को हम N+L का नियम कहते हैं। अब हम इससे आगे पॉइंट अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग अपना फियर वर्क कंप्लीट करते जाओ, किसी भी समस्या का समाधान हो तो विद्यालय में आकर के अपने संबंधित शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।